जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि हमें कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं और हमें किन किन मूल अधिकारों के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। यह संविधान ने हमें कौन कौन से मूल अधिकार प्रोवाइड कराए हैं जिनके आधार पर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको टॉपिक बताया, आज हम बात करने वाले कि मूल अधिकार जो हमको मिले हैं इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, राष्ट्रीय भूमिका में या सामाजिक स्तर पर हमें किस प्रकार से ये मूल अधिकार सहायता करते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मूल अधिकारों के महत्व की बात करते हैं। क्या मूल अधिकारों को रखने का कोई मेन उद्देश्य था या जिन उद्देश्यों को लेकर मूल अधिकारों की स्थापना संविधान में की गई थी या प्रतिस्थापित जिन मूल अधिकारों को किया गया, क्या वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उतने सक्सेसफुल रहे हैं जितना कि या जिस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो सबसे पहला तो ये है कि मूल अधिकारों के महत्व में तो मूल अधिकार किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी हैं, खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। तो पहला महत्व देखिए, मूल अधिकार विधि के शासन की स्थापना करते हैं। विधि के शासन की स्थापना में सहायक होते हैं। कहने का मतलब है कि मूल अधिकार राज्य प्रदत्त नहीं है, इन्हें संविधान के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा संविधान में स्थान दिया गया है। तो राज्य की भूमिका इनमें किसी भी प्रकार से नकारात्मक नहीं है, वे मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते, यानी विधि के द्वारा मिले हुए हैं। संविधान जो है वो हमारे मूल सर्वोच्च कानूनों का या विधियों का संग्रह, और उस कानूनी संग्रह में हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें राज्य की भूमिका सीमित है, राज्य के द्वारा इन्हें किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि राज्य किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते, सहायक होते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, व्यक्तिगत अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं। यानी किसी राष्ट्र में व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, किस सीमा तक उन अधिकारों को लॉन्च किया गया है, किस सीमा तक वे अधिकार इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और उस इम्प्लीमेंटेशन से उनका क्या बेनिफिट हो रहा है, ऐसा पता करने के लिए वहाँ पर प्राप्त नागरिकों को जो भी मूल अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में चर्चा करके या उनके आधार पर व्यक्तिगत अधिकारों या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मापा जा सकता है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या व्यक्ति को क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं उसका पैमाना किसको माना जा सकता है, मूल अधिकारों को। आगे देखें आप, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो मूल अधिकार नागरिकों, क्योंकि लोकतंत्र में किसका महत्व ज़्यादा है, प्रजाजनों का, नागरिकों के द्वारा इस व्यवस्था को या इस व्यवस्था का पालन किया जाता है।
ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, अगर लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार नहीं मिलेंगे तो वह वास्तव में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए क्या तरीका निकाल रखा है कि हमने प्रजा को भी कुछ राइट्स दे रखे हैं। प्रशासन में पब्लिक की भागीदारी या सिटीजन्स की जो भागीदारी है उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमने भारतीय नागरिकों को या भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं और उन मूल अधिकारों के माध्यम से ही वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, यानी लोकतंत्र की स्थापना में भी किसका योगदान है, मूल अधिकारों का। आगे चलते हैं। अब मूल अधिकारों के अंतर्गत देखो, आपको पता है कि समर्थ जो व्यक्ति होता है वह अपने अधिकारों को अपने स्तर पर प्राप्त करने में सक्षम होता है, लेकिन आवश्यकता किस वर्ग को पड़ती है, अधिकारों की, या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की सहायता कमज़ोर वर्गों को पड़ती है, या ऐसा वर्ग जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, अधिकार हैं लेकिन उसे पता ही नहीं है, या दूसरी बात अधिकार है ही नहीं तो वो मांग करने योग्य नहीं है। तो ऐसे कमज़ोर वर्ग के हितों को भी मूल अधिकारों के द्वारा पूरा किया जाता है। अज्ञानी से मेरा मतलब यहाँ किसी नॉलेज के लिए नहीं है, अज्ञानी से मतलब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है कि उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में। असक्षम या अक्षम, सक्षम कर ले तो और बढ़िया रहेगा। अज्ञानी वर्ग को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है, या उनके हितों की रक्षा की गई है, या उनके हितों की रक्षा की गई है। यानी ऐसा वर्ग जो अपने अधिकारों के लिए खुद काम नहीं कर सकता था, या उसको अधिकार प्रदान करने में या उसको प्राप्त अधिकारों में किसी प्रकार की क्या रख दी गई, कोई कमी रख दी गई, तो ऐसे कमजोर वर्ग को इन मूल अधिकारों के द्वारा सक्षम बनाया गया है। ठीक है, आगे चले। मूल अधिकारों के माध्यम से, यानी प्रश्न देखो ये बताना जरूरी है क्योंकि आपके प्रश्न इसी तरह के आएंगे। मूल अधिकारों के दो महत्व बताइए। बड़ा प्रश्न आएगा 150 शब्दों में, वो तो मूल अधिकारों से संबंधित आ जाएगा, या उसको अगर टुकड़ों में बांट दिया जाएगा तो कोई छोटा प्रश्न पूछ दिया जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या फिर शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, या पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम संविधान संशोधन मूल अधिकारों में कौन सा किया गया है, या किस विषय में या किस मूल अधिकार में संशोधन किया गया है, नवीनतम संशोधन, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, विधि के शासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, या किन्हीं 4 मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। ऐसा डायरेक्ट प्रश्न आएगा बड़े में। छोटे में कुछ भी आ सकता है कि मूल अधिकारों के महत्व को बताइए। ठीक है, अब ये जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों के द्वारा सरकार की पूर्णता पर नियंत्रण किया जाता है, या सरकार की निरंकुशता पर, या पूर्णता पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये मूल अधिकार जो हमें मिले हैं वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है।
अब एक और देख लें जो आपका काम पूरा हो जाए, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय व समरसता। सुनिश्चित करने, व उनमें अभिवृद्धि करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये और भी आप अपने आधार पर इनका आकलन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक पॉजिटिव चीज़ की बात करें जो हमें संविधान के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो सबसे पहले हम देखें कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है, किसके लिए है, नागरिकों के लिए। ठीक है, किसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, नागरिकों के लिए। सरकार को नहीं दिए गए मूल अधिकार, पहली बात तो ये ध्यान रखें आप, किसको प्राप्त हैं, नागरिकों को। अब नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है तो ऐसी कोई व्यवस्था थी पहले नहीं थी जनरली, यानी राजतंत्र था या अंग्रेज जो सरकार आई उससे पहले मुगल जो सम्राट रहे उससे पहले जो राजतंत्र रहा उसमें इस तरह प्रजा को कोई महत्व नहीं दिया गया था, या ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया था राइट्स को लेकर। ठीक है, अब जैसे हम जनरली बात करते हैं, हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। सबसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ये पुराने समय की बात होगी। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो एजुकेशन, डाटा, सेल्फ रेस्पेक्ट, जो भी इस तरह की जो नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, निर्वाचन में जो चेंजेज होते जा रहे हैं, वे समय की मांग के अनुसार रोटी कपड़ा मकान से आगे के लेवल तक आ चुके हैं। हालांकि आज भी वही है, कई वर्ग हमारे सामान्य तौर पर रोटी कपड़ा और मकान तक उनकी पहुंच नहीं है, तो वो अपने इन मूल अधिकारों के अंतर्गत उनकी मांग कर सकते हैं। यानी सरकार का दायित्व है कि वह अपने प्रजाजनों के जीवन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रयास करे और उन प्रयासों में जनता के हितों को भी शामिल किया जाए। कहने का मतलब यह है कि स्थापना में क्या हो गए, ये सहायक हो गए। विधि का शासन है भारत में, आप सबको बताया, कानून का शासन स्थापित किया गया। तो कानून के शासन में किसका हित रखा गया, प्रजा का, या प्रजा नहीं बोलेंगे, किनका ध्यान रखा गया है, नागरिकों का। क्यों, क्योंकि ये अधिकार किसके द्वारा मिले हैं, मूल अधिकार, विधि के द्वारा। विधि ने दिए हमको मूल अधिकार, तो उस विधि के अगर मूल अधिकारों का पालन नहीं होगा तो एक प्रकार से किसका अवमानना हो जाएगी, विधि की। तो कानून जो बने हुए हैं उनके आधार पर नागरिकों को अधिकार मिले हैं, और उन अधिकारों की प्राप्ति या उनको जनता को उपलब्ध करवाए जाने के बाद ही हम कहेंगे कि भारत में विधि का शासन अपना काम कर रहा है। आगे चले, व्यक्तिक या व्यक्तिगत अधिकारों को क्या किया गया है, व्यक्त करने का माध्यम है। पर्सनल राइट्स भी हैं, कम्युनिटी के राइट्स तो नीति निर्देशक तत्वों में ये जितने भी आपने राइट पढ़े हैं ये सारे कैसे अधिकार हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक कैसे अधिकार दिए गए हैं, व्यक्ति को मिले हुए। वह अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है इन मूल अधिकारों से। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी बनाई गई है कि इस व्यक्ति को ये अधिकार मिले या नहीं मिले, उसे स्वतंत्रता मिली या नहीं मिली। सामूहिक स्वतंत्रता की बात नहीं कह रहे हम, व्यक्ति को, कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा बिना न्यायिक कार्यवाही के आप जेल में नहीं रख सकते। पर्सनल अधिकार मिले हुए हैं और मूल अधिकारों के अंतर्गत। आगे चले, मैंने भी ये लोकतांत्रिक का तो अच्छे से आपको बता दिया था। लोकतांत्रिक राष्ट्र का मतलब क्या होता है, जहाँ जनता के लिए जनता का शासन। तो जनता का शासन जो है वो उसके अधिकारों में दिखाई देता है। जितने ज़्यादा अधिकार होंगे वहाँ उतनी ही ज़्यादा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित मानी जाएगी। या किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र की प्रशासनिक या सरकारी व्यवस्था का अंदाज़ा लगाना है, आकलन करना है, तो वहाँ जो अधिकार मिले हैं वहाँ के नागरिकों को उन अधिकारों के आधार पर ऐसा निर्धारण किया जा सकता है। कहने का मतलब इतना ही है कि जो बात है, मूल अधिकार देने का तात्पर्य ये नहीं था कि सरकार की ड्यूटी कहीं कम हो जाती है या सरकार पर किसी तरह का कोई बर्डन आ जाता है। बात इतनी ही है
कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों में उस व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार, प्रशासन, व्यवस्थाएं जो हैं वो सब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो हैं वो किसको ध्यान में रखी जाएं? उन मूल अधिकारों को। और मूल अधिकार किसको दिए गए हैं? नागरिकों को। इसलिए इनका इम्पोर्टेंस रोल है। अब देखो दूसरा, समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, अल्पसंख्यक मान लीजिए, महिलाएं मान लीजिए, बच्चे मान लीजिए, या जातिगत आधार पर जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं या आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार ने क्या क्या सहूलियतें की है। तो आपको पता है इसमें आरक्षण दिया गया, उस कमज़ोर वर्ग को उस प्रतिष्ठित जो वर्ग है उसके समकक्ष आने के लिए क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया। तो ये जो कमज़ोर वर्ग था, असक्षम वर्ग था, या जिसे अपने अधिकारों का ध्यान नहीं है, ऐसे वर्ग की रक्षा करने के लिए क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। यानी उसको उन सेवा शर्तों में थोड़ी सी छूट दी गई जिनके आधार पर या वह अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शैक्षिक विकास को पूरा कर सकता हो। दूसरी बात देखिए, सरकार लोकतंत्र में क्या नहीं हो जाए? निरंकुश नहीं हो जाए, या सरकार अनकंट्रोल्ड नहीं हो जाए। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए ये दायित्व मूल अधिकारों के निर्वहन का या लागू किए जाने का दायित्व किस पर रखा गया है? सरकार पर रखा गया। सरकार पर बाध्यता है। ये क्या है? बाध्यता। मूल अधिकार क्या है? बाध्यता। मूल अधिकारों के पालन की क्या डाली गई है? बाध्यता डाली गई। ठीक है। और ये जो बाध्यता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार पूर्ण रूप से निरपेक्ष, संप्रभु होते हुए भी मूल अधिकारों के पालन में उसका दायित्व ज़्यादा बड़ा है। यानी सरकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती है, मूल अधिकारों के पालन उसको करना ही पड़ेगा। आगे देखें, भारत के समाज की जो व्यवस्था है, सामाजिक न्याय और समरसता, यानी सभी वर्गों में क्या बनी रही? बंधुता, भाईचारा आपस में सुनिश्चित हो सके और उसमें क्या हो सके? वृद्धि हो सके। तो उसके लिए पर्टिकुलरली क्या किया गया? सबको समान रूप से क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए। ये जो मूल अधिकार हैं वो सभी को मिले हुए हैं, समान रूप से मिले हुए हैं, कोई व्यक्ति इनमें छोटा या बड़ा नहीं रखा गया। तो एक लेवल रखा गया और उस लेवल के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में जो व्यवस्था है, जो अपनापन है या जो बंधुता है, उसको बढ़ाने का काम किया गया। किसके माध्यम से? इन फंडामेंटल राइट्स के आधार पर। यहाँ पर किसी तरह का कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया। आरक्षण भी दिया गया तो कमज़ोर वर्ग, सीधी सी बात है, जो कमज़ोर हैं उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा केयर ही आरक्षण के आधार। और उसके अलावा बाकी हमारी सभी व्यवस्थाओं में उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम किया गया। अब जैसे कोई ऐसा कोई वर्ग है क्या? अल्पसंख्यकों के हितों को भी भाषा, आप अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। आपको अपने जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है। विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। तो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या धर्म या जाति के लोगों को नहीं दे रखी है, सभी नागरिकों को समान रूप से ये स्वतंत्रता उपलब्ध है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो मूल अधिकार हैं वे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकार माने गए हैं। ठीक है। अब देखो, अगर अब देख ले एक बार, महत्व के साथ साथ इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। पूछ ली जाती है कि मूल अधिकार की कोई आलोचना, कोई 2 आलोचना या 4 आलोचनाएं बताइए। अब देखिए, आलोचना, कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती। कोई ना कोई कमी किसी न किसी व्यक्ति में भी हो सकती है, व्यवस्था में भी हो सकती है और राष्ट्र में भी हो सकती है।
लेकिन हमें उन कमियों और उन अच्छाइयों में के बीच में संतुलन बनाते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत इतना विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है कि वहाँ एक नियम को एक प्रकार से लागू करने के बावजूद भी कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है, छोटी मोटी कमियाँ निकलती रहती हैं जैसे जैसे, और ये हमारे डेवलपमेंट का भी प्रतीक हो जाती है। जो जितना समय के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है वही चीज़ उतनी ही परिवर्तित होती जाती है। अब देखो सबसे बड़ी जो इसकी आलोचनाएं हैं, देखें अब सबसे पहले आलोचना तो यही आ जाती है कि ये कैसे हैं, सीमित हैं। अब यहाँ पर इनकी सीमितता किस आधार पर है, संख्या के आधार। अभी जैसे मैंने बताया, यानी सभी अधिकारों को स्वतंत्रता, समानता, आदि विषय शामिल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है भूख के लिए कि आपको खाना दिया ही जाएगा, राइट टू ईट, या आप आज भी भारत में लगभग 30% लोग एक समय का खाना खा पाते हैं। ठीक है, यानी दोनों समय का भरपेट भोजन आज भी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा को देखिए आप, शिक्षा का अधिकार कब बनाए ये, 2010 में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब उपलब्ध करवाई गई, 2010 में। उससे पहले इसका मतलब शिक्षा भी उपलब्ध नहीं थी। स्वास्थ्य को भी लेकर कोई विशेष नियम आज भी बनाए गए नहीं हैं। स्वास्थ्य, एक चीज़ और जो अभी बहुत चल रही है, रोजगार को लेकर स्पष्ट नियमों का निर्धारण नहीं किया गया है। स्पष्ट नीति या अधिकार शामिल नहीं है। यानी यहाँ पर ये सीमित हैं और एक बड़े वर्ग को, यानी बहुत सारे अधिकारों को शामिल करते हुए भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय का लोप है, कमी रखी गई है। यानी वे अधिकार आज भी जनता को प्राप्त नहीं हैं, जो कि सीधे 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 किससे जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। ये मुद्दे राजनीतिक नहीं हैं, आर्थिक मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे हैं उनके जीवन जीने के लिए जो आवश्यक जो चीज़ें हैं वही चीज़ें मांग रहे हैं। ठीक है, भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर किसी भी तरह के स्पष्ट नियम यहाँ नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखें। दूसरा, अगर बात करेंगे तो प्रतिबंधित है, इनकी स्वतंत्रता कैसी है, प्रतिबंधित है। कैसे, प्रत्येक मूल अधिकार के साथ प्रत्येक मूल अधिकार निरपेक्ष रूप से प्राप्त नहीं है। यानी प्रत्येक मूल अधिकार के साथ कोई ना कोई नियंत्रण
नियंत्रण भी निर्धारित किया गया है। नियंत्रण भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे देखें आप। तो ये प्रतिबंधित है, मतलब व्यापक नहीं है। कहने का मतलब क्या नहीं है, ये व्यापक तौर से आपको उपलब्ध नहीं होंगे। यानी कभी किसी विशेष परिस्थिति में आपके इन मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है या आपके मूल अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, और या फिर इन मूल अधिकारों की संख्या को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। ऐसा भी परिवर्तन, ऐसा भी नियंत्रण इन पर स्थापित किया गया है। आगे देखें, तीसरा अगर आधार देखें हम, वो है आलोचनाओं में स्थगन। मूल अधिकारों का या मूल अधिकारों को आपातकाल के समय स्थगित किया जा सकता है। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हम किस प्रकार से अपने अधिकारों को लेकर ज़्यादा प्रसन्न हैं, लेकिन क्या वे अधिकार वाकई में हमको उपलब्ध हैं क्या, या वे मूल अधिकार आपातकाल के समय इन अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इन अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, या सैनिक क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष में नियुक्ति होने पर या रहने पर, क्षेत्र विशेष में नियुक्ति या निवास करने पर रूपांतरित भी किया जा सकता है। किया जा सकता है, यानी ये स्पष्टता नहीं है कि कब तो ये अधिकार हमें उपलब्ध होंगे और कब ये अधिकार हमसे छीने जा सकेंगे। इसको लेकर भी इस तरह का जो विरोधाभास है या अस्पष्टता है, उस अस्पष्टता ने भी मूल अधिकारों के या मौलिक अधिकारों के प्रभाव को सीमित या कम कर दिया है। ठीक है, आप देखते हैं कि जब भी धारा 352, 356 के अंतर्गत कोई भी आपातकाल लगेगा तो ऐसी परिस्थिति में मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। आगे देखें, मान लीजिए आपके मूल अधिकारों का हनन हो गया, तो आप जब उसके प्रति कोई कार्य करेंगे या उसके आधार पर आप किसी उपचार को प्राप्त करना चाहेंगे, तो देखिए मूल अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायिक सहायता प्राप्त करना, न्यायिक सहायता प्राप्त करना सरल, सहज और सुलभ नहीं है। सरल, सहज, सुलभ नहीं है। इसका मतलब हर कोई अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की क्षमता नहीं रखता है। यानी यह अत्यंत ही महंगी या दुष्कर या
प्रभावशाली व्यक्तियों की प्रक्रिया है। साधारण आदमी या साधारण मानव अपने अधिकारों के निर्वहन के लिए या उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वह न्यायालय जाने की इच्छा होते हुए भी न्यायालय नहीं जा पाता है। या तो व्यवस्था ऐसी अच्छी नहीं है, सरल नहीं है, सहज नहीं है, या फिर उसके पास इतना धन या उतना समय वो इस चीज़ को नहीं दे पाता है। हालांकि परमानेंट हमेशा ऐसा नहीं होता है, या मैं ऐसा कह दूँ जिन लोगों के पास पैसा है या धन है या पावर है या व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति तुरंत अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। लेकिन जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। अभी तक इनको लेकर कोई विशेष नहीं बना, ये भी 2010 में लागू हुआ है। प्रत्येक मूल अधिकार के साथ नियंत्रण भी निर्धारित किया गया है जो कि इसके महत्व को सीमित कर देता है। आपातकाल के समय अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है, या जैसे कश्मीर में पहले नियुक्ति होती थी या किसी शांत दंगाग्रस्त क्षेत्र में या अशांत क्षेत्र में जब आपकी नियुक्ति या आप निवास कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके मूल अधिकारों के विषय में परिवर्तन कर दिया जाता है। न्यायिक सहायता प्राप्त करना सहज, सरल और सुलभ नहीं है, तो ये भी एक इसकी क्या है, प्रमुख आलोचना है। आगे देखें, हम बात करें एक और, मैं पहले भी बता रहा था आपको, निवारक निरोधक, और उसका मतलब क्या था वो मैंने पहले ही बताया था आपको। निवारक प्रतिरोध भी इसकी एक आलोचना ही है। निवारक प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के आप नज़रबंद कर सकते हैं, जेल नहीं कह रहे हूँ, उसको नज़रबंद किया जा सकता है न्यायिक प्रक्रिया के अधीन या न्यायिक प्रक्रिया के बिना भी। और नज़रबंद करने का मतलब हो गया उसके आने जाने पर क्या लगा दी जाती है, पाबंदी लगा दी जाती है, या उसे पुलिस या निगरानी के सुपरविजन के अंतर्गत रखा जाता है कि उसके आने जाने पर क्या की जाती है, निगरानी की जाती है पुलिस के माध्यम से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से, या परमानेंटली उसको क्या कर दिया जाता है, किसी जगह या स्थान विशेष पर लगभग 2.5-3 महीने के लिए स्थायी तौर पर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। यानी वह अपनी सामाजिक गतिविधियों का पालन नहीं कर पाता या नहीं करने दिया जाता। यह एक तरह से उसकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस स्वतंत्रता के अधिकार पर क्या है, नियंत्रण है।
तो ये इसकी अवधि है जिसके आधार पर व्यक्ति को क्या कर सकते हैं आप फिक्स कर सकते हैं कि वह व्यक्ति यहाँ या स्थान विशेष से कहीं जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, उसके मूल अधिकार का क्या कर दिया आपने, हनन कर दिया। और कौन से मूल अधिकार का, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का। तो ये भी कुछ आलोचनाएं हैं जिनके आधार पर हम आपात का ये मूल अधिकारों को या मूल अधिकारों का विरोध या उसकी आलोचनाएं की जाती हैं। यानी ऐसी स्थिति जहाँ पर व्यक्ति के द्वारा उसके मूल अधिकारों का वास्तविक रूप से निर्वहन नहीं किया गया, यानी व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त थे वे उसे प्रदान नहीं किए गए, या जो अधिकार प्रदान थे उनको लागू नहीं करने दिया गया। आपने सुना होगा इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखें तो टाडा, पोटा, मीसा आदि कानून इसके उदाहरण हैं। अब ये सारे हट चुके हैं वर्तमान में, टाडा भी हट चुका है, पोटा भी हट चुका है, और भी किसी तरह का कोई नहीं है कानून। आदेश से या बिना आदेश से लगभग 2-2.5 महीने के लिए क्या कर देना, उसको वहीं फिक्स कर देना। कोई मिलेगा नहीं मिलेगा तो उस पर क्या की जाएगी, निगरानी की जाएगी, उसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल अधिकार अपने आप में तो आप समझ सकते हैं कि इस ऐसा करने के आधार पर हम इसकी पूरी आलोचना ही नहीं कर सकते हैं। मैं तो आपको बताया था, तो आलोचनाएं की तो जा सकती हैं लेकिन नहीं होने से कम होना बेहतर है। कोई अधिकार है ही नहीं, उसकी तुलना में थोड़ा मिल रहा है, वो ठीक है। आने वाले समय में और परिस्थितियाँ उसकी क्या हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि मूल अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकारों के अंतर्गत आते हैं
और इन अधिकारों के द्वारा समाज में एक व्यवस्था स्थापित की गई है। सरकार से सामान्य नागरिकों का बचाव करने और सरकार के माध्यम से राष्ट्र और राज्य का विकास करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, संविधान सभा ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसको दी? सरकार को दी। अब आगे चलते हैं, हमारा जो अगला जो बिंदु है उसको देखेंगे और वो हमारा अगला बिंदु है नीति निर्देशक तत्व।